देखना इधर, हम लोग आज से शुरू करें ज्योमेट्री। ठीक है, देखना इधर ज्योमेट्री। ठीक है, पहले बता देते हैं कि इसमें मेहनत करने का बहुत जरूरत है, वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन है। ठीक है, अलजेब्रा से भी ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। अलजेब्रा में क्या होता है कि पहला पॉइंट क्लिक करता है, उसके बाद आगे करते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें कि हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ पर नजर रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? यहाँ देखना, सबसे पहले ज्योमेट्री जो वर्ड है, जरा इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, पढ़ा होगा ज्योग्राफी। ठीक है, अब मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि ये जो स्टडी जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो अर्थ के मेजरमेंट से हुआ है। रीजन आज भी, ठीक है, जिसके भी घर परिवार में देखते होंगे, सारा लड़ाई किस चीज को लेकर के होता है? जमीन को। और जमीन के बीच में जब लड़ाई होता है तो एक एक इंच के लिए लड़ाई होता है। एक हाथ ज्यादा है तो एक इंच ज्यादा है, तो ये है वो है, और समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए जो है अलग से मतलब कि मुनीम बुलाया जाता है जो कि उसको नापी करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो नापी करने वाला है, तो ये पहले के समय में भी जरूरत पड़ता था, तो उसके पास आइडिया होना चाहिए ना कि कहाँ का जमीन कैसा है। ठीक है, किसी का कोई जरूरी थोड़ा कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर परफेक्ट रेक्टेंगल हो। ठीक है, तो एरिया पर डिपेंड करेगा। तो अलग अलग वो क्या करते थे, टेक्निक डेवलप करते थे ताकि और बेटर तरीका से मेजरमेंट कर करके निपटारा कर सके। समझ में आ रहा है बात? तो वहीं से इन सब चीजों का स्टडी शुरुआत हुआ, यानी कि जितना भी मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ ना, सब यही सब चीजों से हुआ है। ये तो लड़ाई झगड़ा मारपीट जुआड़ी वाड़ी सब जो है कि मैथ का निर्माण करते थे। जैसे में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे आगे चल करके, वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन वो भी है मैथमेटिक्स का, 9-10 में नहीं, 11-12। तो उसके बारे में पढ़ना शुरू करोगे इतिहास, तो मालूम चलता है कि कुछ जुआरी लोग थे जिनका दिमाग तेज था, वो जुआ खेलते थे, उनके दिमाग में आया, उस पर कैलकुलेशन करना शुरू किए का क्या चांस है कि हम जीतेंगे, तो वहां से उन्होंने कंसेप्ट को डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे मारपीट चल रहा था, कैसे मारपीट को मैनेज किया जाए, कितना जमीन दे करके, तो वहां से कौन सा सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ? ज्योमेट्री का। ठीक है, मजाक मजाक में फन के लिए कोई सब्जेक्ट बना है तो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा क्या है? मजाक मजाक वाला सब्जेक्ट है। मजाक मजाक में शुरू हुआ लेकिन आज लेकिन आज रुला रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ज्योमेट्री यानी कि अर्थ का मेजरमेंट, सुनना गया। और इसको काम को करने के दौरान बहुत सारे थ्योरम डेवलप हुए, बहुत सारे चीज़ों को, ठीक है, पोस्टुलेट हुआ, एग्जाम्स हुआ, जो कि यूक्लिड एग्जाम्स और यूक्लिड के पोस्टुलेट्स जो है इसमें जो है बता चुके हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स का बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंसेप्ट पॉइंट का। ठीक है, जिसको हम लोग कई तरीका से डिफाइन कर चुके हैं बचपन में। पॉइंट क्या है? बचपन में पढ़ते थे तो ए डॉट बाई पेन या पेंसिल, ए डॉट बाई पेन और पेंसिल ऐसे पढ़ते थे। थोड़ा सा और बड़े हुए तो क्या डिफाइन किए? ठीक है, ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नो लेंथ नो ब्रेथ। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? या फिर जब इसके पास लेंथ और ब्रेथ है ही नहीं तो इसको तो दिखना ही नहीं चाहिए। बस समझ में आ रहा है? वही लॉजिक, क्योंकि जो सेल हमको दिखाई नहीं देता है हम उसका भी क्या करते हैं? रेडियस मेजरमेंट करते हैं एंगस्ट्रम में। ये सब तो पढ़े हो गया ना? तो यानी कि ये जो डिफिनीशन है, ठीक है, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ए ऑफ ज्योमेट्री विच हैव नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, इसका मतलब है कि वो ऐसी चीज की कल्पना करने के लिए आपको बोल रहा है जो कि छोटा से छोटा हो सकता है। आपकी कल्पना से क्या हो सकता है? छोटा से छोटा हो सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जिस तरह से नंबर में हम लोग सोचते हैं बड़ा से बड़ा नंबर, जिसको क्या नाम देते हैं? इन्फिनिटी। वैसा नंबर सोचो जो सबसे बड़ा हो। तुम जो सोचेगा हम उसमें एक जोड़ करके बड़ा नंबर बना देंगे, तो क्या सिंबल देते हैं? इन्फिनिटी।
बस समझ रहा? छोटा से छोटा नंबर सोचो तो माइनस इन्फिनिटी। उसी तरह से ज्योमेट्रिकल एक ऐसा शेप सोचो जो कि एकदम छोटा से छोटा हो, ठीक है, तो कहाँ की ओर जाएगा? कुछ इसी की ओर जाएगा और छोटा करना है, ठीक है, इससे छोटा और क्या बनाएंगे? इससे भी छोटा डॉट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि एक वैसा चीज जो कि एग्जिस्ट ही ना करे, दिखे ही नहीं, ठीक है, तभी ना उसका मतलब क्या है? नो लेंथ एंड नो ब्रेथ का, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट दिमाग में जो है एक ऐसी चीज की कल्पना करने के बारे में बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। लेकिन आगे चल करके हायर क्लासेस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट को भी अनडिफाइंड मान लेते हैं कि इस सब चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसी तरह लाइन है, लाइन के बारे में बचपन में क्या पढ़ते थे, ठीक है, कि पेंसिल से मतलब कोई भी मतलब कि अगर मूव करेंगे जो डायग्राम बनेगा वो क्या है? लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन बाद में क्या पढ़े, ठीक है, लाइन का क्या डिफिनेशन बना? ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव लेंथ ओनली नो ब्रेथ, बस समझ आ रहा है ना? ओनली लेंथ नो ब्रेथ, समझ आ रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। और आगे चल करके इसको डिफाइन किया तो थोड़ा सा ऐसे, एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका ना लेंथ हो ना ब्रेथ, सॉरी, जिसके पास क्या हो, क्या बोला? जिसके पास कोई एंड पॉइंट ना हो, ठीक है, दोनों तरफ जिसको एक्सटेंड कर सके, बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लेकिन अब यहाँ पर भी फिर उससे अच्छा डिफिनेशन क्या बना कि लाइन क्या होता है? तो पॉइंट का कलेक्शन होता है। कोई भी लाइन ड्रा करोगे वो क्या होगा? उस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे। किसी भी तरह का लाइन ड्रा कर दो, इस पर क्या है? पॉइंट ही है, बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो लाइन भी दो तरह के होते हैं, लाइन भी दो तरह के होते हैं, यानी कि पॉइंट को क्या माने गया? अनडिफाइंड। उसी तरह से लाइन को भी अब जो अनडिफाइंड मानेंगे, लाइन भी क्या है? अनडिफाइंड मानेंगे। सब चीजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम सोचो ना कितनी बेतुका बात है कि बोल रहे हैं कि उसके पास लेंथ हो ब्रेथ नहीं हो। ऐसा कोई चीज कल्पना में आ सकती है क्या? बस समझ में आ रहा है ना? वो दिमाग में आपका एक पिक्चर बनाने के लिए कि हाँ ऐसा दिखेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ताकि आप उससे जो अपनी कल्पना को और आगे एक्सटेंड कर सकें, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। जैसे बचपन में मम्मी बोलती थी ना, दूध पिलो नहीं तो चंदा मामा आ जाएंगे, ठीक है। आज वैसा तो नहीं बोलेंगी, तो बोल देगा कि हाँ तो आ जाएंगे, तो उन्हीं को पिला देना। वैसे भी मामा जी बहुत दिन हो गया आए हुए, कभी तो हम भी देखे कहाँ से आते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था उनका एम? दूध पिलाना एम था, वो एम उस समय पूरा हो जाता था। तो उसी तरह से बचपन में हम लोग का एम रहता है कि आपको बच्चे का दिमाग में इस चीज के कंसेप्ट को डाला जाए, ठीक है, चाहे कुछ गलत एजम्पशन लेकर के क्यों ना डाल दो, ठीक है, काम होना शुरू हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं उस डिफिनेशन को, सुनवा रहा है? तो पढ़ाई ऐसे ही चलता है, ठीक है। अभी आप जितना भी चीज पढ़ रहे हैं बाद में इन सबको प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो पॉइंट लाइन, लाइन से मिलकर के क्या बनता है? प्लेन। लाइन से मिलकर के क्या बनता है? प्लेन, यानी कि जो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है क्या है? ये प्लेन है, ठीक है ना। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो लाइन का भी दो कैटेगरी है, लाइन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? एक है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दूसरा है कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन का डेफिनेशन पता है क्या है? बोलो। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रहेगा और जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व है। क्या चलो यहां देखो, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ये है कि वैसा लाइन, ठीक है, वैसा लाइन जिसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन सेम रहे, वैसा लाइन जिसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन सेम रहे उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वैसा लाइन जिसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होते रहे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। जैसे में अगर हम ये लाइन ड्रा किए हैं, ठीक है, तो ये एकदम फिक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन कर्व लाइन की क्या खासियत होती है कि हर एक पॉइंट पर यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं चेंजिंग होगा लेकिन होगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत?
दोनों क्लियर है? ठीक है। उसी तरह से हम प्लेन का बात करते हैं। प्लेन किससे बनते हैं? लाइन से बनते हैं। तो प्लेन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सरफेस भी बोलते हैं। प्लेन का मतलब सरफेस समझो, ठीक है। एक हो गया प्लेन सरफेस, दूसरा हो गया कर्व सरफेस, ठीक है। मेनली सरफेस बोलो, ठीक है। सरफेस, सरफेस को भी दो टाइप, एक प्लेन, दूसरा कर्व। कर्व सरफेस का बात किया जाए, स्फीयर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, ये सब किस में आएंगे? कर्व सरफेस में आएंगे। प्लेन सरफेस आपका बोर्ड जो सामने में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये सब बेसिक टर्म है, ठीक है, पॉइंट, लाइन और प्लेन। और ये तीनों जो है अब जो हम लोग अनडिफाइंड मान के चलेंगे, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ज्योमेट्री में हम एंट्री करना चाह रहे हैं। इधर देखिए, लाइन हो गया तो रे तो पता ही होगा, बचपन में रे पढ़ा होगा ना। रे किसको बोलते हैं? ठीक है, लाइन का वैसा पार्ट, ठीक है, जिसके पास या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको एक तरफ से हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकें, एक तरफ से क्या हो? फिक्स पॉइंट हो, यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट हो लेकिन टर्मिनेटिंग पॉइंट ना हो, ठीक है। जैसे में ये वाला, ये क्या हो गया तुम्हारा? इनिशियल पॉइंट इसको बोलते हैं। और ये जो चल रहा है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते होगे बचपन में, कोई दिक्कत? ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों एंड हो, फिक्स्ड पॉइंट हो, ए बी, फिक्स्ड लेंथ हो, ठीक है। और लाइन का क्या सेंस है कि उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सके, ऐसे फिगर बनाते होगे, याद आ रहा है? क्लियर है? अब यहां से हम डिफाइन करने वाले हैं एंगल। देखिएगा जरा, क्या डिफाइन कर रहे हैं? एंगल। देखना इधर, कोई एंगल का डिफिनेशन बोलेगा क्या? एंगल का डिफिनेशन बोलो। उसको देखने की जरूरत नहीं है, देख के बोले कि नहीं बोले हैं, बंद करो किताब। क्या क्या बोल रहा है? इधर यहाँ पे देखो, कोई भी जो एंगल है कैसा दिखता है, पहले वहीं से डिफिनेशन बनाओ ना। ये ना एंगल है, तो ये किन दो चीजों से बना है? रे से। और इसका रे का खासियत क्या है? दोनों रे का, उनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाई, यहाँ देखो, ये ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाई टू रेज हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम। बस समझ आ गया? एकदम सिंपल डिफिनेशन। ए ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाई टू रेज हुज इनिशियल पॉइंट्स इज आर सेम। हो गया। ए ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, फॉर्म्ड बाई टू रेज, ठीक है, हुज इनिशियल या फिर स्टार्टिंग, जो लिखना चाहो, इनिशियल पॉइंट इज, इनिशियल पॉइंट आर सेम, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर है ओ ए ओ बी, जिससे जो फिगर बना उसको क्या पढ़ेंगे? एंगल, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसको क्या पढ़ेंगे? एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ सीखना, एंगल को जब भी पढ़ते हैं तब एंटी क्लॉकवाइज पढ़ने का आदत डालते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलता है? घड़ी चलता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, 12, 1, 2 ऐसे चलता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का उल्टा डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे? इधर से, यानी कि ए से किधर जा रहे हैं? बी की ओर। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, सुना रहा? कोई अगर बोल रहा है बी ओ ए, तो इसका मतलब उसने इसको पकड़ा और इसको उसने घुमाते हुए कहाँ पे लेकर आया? यहाँ तक, ठीक है। तो मान लो कि ये
ये जो बनेगा इसको क्या पढ़ेंगे, बी ओ ए। एक ही साथ दो एंगल बनते हैं, एक को एंगल ए ओ बी बोलते हैं, दूसरे को एंगल बी ओ ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, अब तुम लोग से एक सवाल पूछते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल पे आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन कौन? सबसे पहला एक्यूट एंगल, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले डिफाइन क्या करो राइट एंगल को। यहाँ देखो, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, इसको बोला गया 90 डिग्री। इसको क्या बोला गया? 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है? राइट एंगल। अब इसको हम पढ़ते हैं 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसके बाद बोलेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल का डिफिनेशन क्या बोलता है? ये एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तुमको पता तो होना चाहिए कि 90 डिग्री है क्या, ठीक है। इसको राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ग्रेटर देन, सॉरी, ओह, ऐसे लिखते हैं, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री। किसका डिफिनेशन हो गया? एक्यूट का। यानी कि एक्यूट एंगल है तो वो 0 से 90 के बीच में रहेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है? ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा तुम्हारा आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। यहाँ देखो, ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे? 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है? जो भी एंगल जो है 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है अगला? स्ट्रेट एंगल। यानी कि जब दो राइट एंगल के इक्वल हो जाए, यानी कि 180 डिग्री। समझ में आ रहा? यानी कि एन एंगल इक्वल्स टू टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, ठीक है। यानी कि वो कैसा दिखेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, यानी कि ये पूरा क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री का, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, ठीक। यानी कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। ये कितना डिग्री का? 180 डिग्री, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? अगला क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स है यानी क्या होगा? वो 180 से ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। अगला का बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। क्या होगा? एन एंगल ग्रेटर देन, ये देखना, 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
ये जो एंगल बन रहा है क्या देखने में नहीं लग रहा है कि 180 से ज़्यादा है ये, ठीक है। 180 का मतलब कहाँ तक, यहीं तक आना चाहिए था, लेकिन हम उसको और आगे बढ़ा दिए। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 से ज़्यादा रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। फिर आगे क्या आ जाता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल मतलब पूरा एक चक्कर लगा दिए, ठीक है। यानी कि इधर रखना, कंप्लीट एंगल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। एन एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जरा समझाते हैं जरा, इधर देखो। एक तो एंगल का बेसिक डिफिनीशन ये बताएं, ठीक है। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि दो रे से बना हो और दोनों रे क्या हो कि एक ही पॉइंट से निकलते हुए नजर आए, बस समझ में आ रहा है, या फिर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा डिफिनीशन ऐसे चलता है इसका, यहाँ देखो, सपोज करते हैं कोई एक रे है, ठीक है, कोई एक रे है और दूसरा रे भी इसी पर और वो मूव करना स्टार्ट करता है। यहाँ देखो, एक और दूसरा रे लेते हैं जो कि यहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ देखो, और ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो जो रे मूव करता है ना, इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग रे, और ये तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड रे। बस समझ में आ रहा है। तो ये अगर ये 90 से कम एंगल बनाएगा तो क्या हो गया, एक्यूट। यहाँ पर आ गया तो 90 डिग्री। जैसे ही इसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो 180, 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। 180 से ज़्यादा हुआ तो रिफ्लेक्स, और जैसे ही वो लाइन फिर से वापस आकर के घूम के इसी पर आ गया, क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या किए हैं कि इसी रे पर ए और बी मार्क कर दिए हैं। इसका मतलब एक और रे है जो कि पूरा तरह से चक्कर काट करके कहाँ पर आ गया, इसी पर आ गया। अब समझ में आया, यानी कि एक रे था ओ बी, वो ये तो फिक्स है ही, ओ बी अपना घूमना स्टार्ट किया था, घूमते 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 आकर के फिर से यहीं पर आ गया। लेकिन टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। 90 यहाँ पर हुआ, 180 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आया तो 270 और यहाँ पर आया तो 360। यानी कि कंप्लीट एंगल का बोले तो कितना डिग्री का कंसेप्ट हो गया, 360 डिग्री। क्लियर है, ये आगे बढ़े, ठीक है। 0 डिग्री, जहाँ पर जो दोनों लाइन जो वहीं पर थे, ठीक है, ओ ए और ओ बी एक दूसरे पर ही थे, शुरू अभी नहीं हुए थे, रिवॉल्व अभी किया ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है, उसको वैसे छोड़ देंगे। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम घूम करके आए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ये 0 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे बढ़े, हाँ 0 डिग्री रे हो गया तुम्हारा, सब रे ही है, कहाँ पर रे नहीं है, सब तो रे ही, सारा एंगल तो रे से ही बना है। हाँ तो वो भी क्या है तो बना तो किससे है, रे से ही ना, रे से तुम कुछ भी बना लो। चलो कंप्लीट एंगल हो गया, ये सब हो गया। हाँ, इक्वल एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल बोले जाएंगे जब उनका क्या हो, उनके द्वारा बनने वाला जो डिग्री हो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर बचपन में खूब बनाया होगा, मोर देन हाफ लेकर के, ठीक है। कोई भी एंगल का बाइसेक्टर खींचना आता है ना, कि कोई अगर एंगल दे दिया जाए, ठीक है, अब बोल दे कि उसको बाइसेक्ट करो, कैसे करते थे, याद है कैसे, एक मिनट, अगर ये एंगल दे दें हम, इसको बाइसेक्टर खींचना है, कैसे करते थे, हाँ यहाँ पर कंपास को रखते थे, ऐसे घुमा लेते थे, ठीक है, कंपास को रख करके, फिर उसी कंपास के एंड को यहाँ पर रखते थे,
ठीक है, और इधर जो है कट करते थे ऐसे, और फिर यहाँ पर रख करके ऐसे कट करते थे। समझ में आ रहा है? ये था क्या था, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का क्या काम है, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देना। क्लियर है? ठीक। हाँ, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ, यहाँ देखो, ये देखो, अगर हम बोल रहे हैं ये मेरा एंगल है ए ओ बी, ए ओ बी का मतलब हम इस एंगल का बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़ने के लिए बोले हैं। एंगल ए ओ बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक। तो जितना ये रीजन जो है अपना कवर करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसने रीजन को कवर किया ना लाइन जाने में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। और सुना गया, जो बाहर के जो पॉइंट हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब खाली टर्म है, याद रहना चाहिए कि इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। अगर हम एंगल इसका बात करें, इसका जरा देखना, तो इस एंगल का इंटीरियर क्या होगा, ये जो बाहर के जो पॉइंट है ये सब इंटीरियर होंगे, ठीक है। इंटीरियर का मतलब क्या है, जहां जिधर एंगल बन रहा है, तो एंगल बन किधर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन जो घुमा होगा तो ये पूरा जो भी इधर का रीजन होगा उसको स्वैप किया होगा ना, ठीक है। स्वैप का मतलब झाड़ू लगाना, स्वैपिंग। इसको झाड़ू लगाते हुए गया होगा, इस रीजन को क्या किया होगा, उसने कवर किया होगा, ठीक है। तो सब उसका क्या हो जाएगा, इंटरनल रीजन हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। कंप्लीट एंगल में तो पूरा पूरा हो गया ना। अगर हम बोल रहे हैं कंप्लीट एंगल है, इधर कंप्लीट एंगल है, तो इसका रीजन क्या होगा, इसने सारे रीजन को कवर किया, ये पूरा पूरा रीजन को कवर कर दिया ये, ठीक है। उसका एक्सटर्नल कुछ रहेगा ही नहीं। आगे बढ़े, हाँ बोल। कहाँ पागल है क्या, पूरा का पूरा सब के सब इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जब सब कवर कर लिए हैं, आगे बढ़े, चलो। अब दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में दो एंगल होने चाहिए। ये किताब बंद कर दो, किताब से जब पढ़ना रहता है तो फिर यहाँ पे क्यों आते हो, किताब बंद करो। जब किताब से पढ़ना है तो घर पर रख पढ़ लो। यहाँ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहली बात, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जब भी बात करेंगे तो ये दो एंगल के बीच में होगा, एक एंगल से नहीं होगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, टू एंगल्स आर said to be complementary, are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। उनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एंड नोट में आगे कर दो, एंड ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर। अब दोनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। जैसे में कोई पूछेगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 हो गया, ठीक है। अब 30 को क्या बोलेंगे कि 60 का ये कॉम्प्लीमेंट है, और 60 को क्या बोलेंगे, 30 का कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? क्या 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यस। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 70, 70 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 20। क्लियर है, आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ देखो, तब ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, 60, ठीक है। एक वैसा एंगल बताओ जिसका कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर हो, 45, 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोल रहे हैं
मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर मेरा एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। अगर रुक जाओ, अगर पूछे कि मेरा एंगल 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 70। कैसे निकाला, किसमें से 90 में से। अगर हम बोले कि मेरा 15 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 75 डिग्री। कैसे फाइंड आउट किया, 90 में से माइनस किया ना। तो उसी तरह से हम बोले कि मेरा एंगल x है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। समझ में आ गया। यानी कि जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ठीक है, उसका क्या कर दो, उसको 90 में से माइनस कर दो। क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ें। अगला कंसेप्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री angles if their sum is 180 डिग्री। दो एंगल को सप्लीमेंट्री बोला जाएगा कब, जब उनका सम क्या हो 180 डिग्री। पसंद आ रहा है, ठीक है। जैसे में 30 और 150 डिग्री क्या सप्लीमेंट्री हैं, 30 और 150 क्या सप्लीमेंट्री हैं। अच्छा, क्योंकि इनका सम कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। अगर हम पूछे कि 20 और 140 डिग्री, 20 और 140 डिग्री क्या सप्लीमेंट्री हैं, नहीं। क्यों भाई, क्योंकि इनका सम क्या है 160 हो रहा है। सप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्लियर है। कोई वैसा एंगल बताओ जिसका जो सप्लीमेंट उसी के इक्वल हो जाए। 90 एक ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट उसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से बताना अंशु, अगर मेरा एंगल x है इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 प्लस x। अब जरा दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अगर हम पूछते कि मेरा एंगल 30 डिग्री है इसका सप्लीमेंट्री बताओ, कैसे निकालता, किसमें से माइनस करता। यहाँ पर प्लस क्यों किया है, ये चीज समझ में आया, समझ में आया। ये अगर एक एंगल मेरा x है तो उसका सप्लीमेंट्री कैसे निकलेगा 180 में से माइनस करने पर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब इसी पर क्वेश्चन आएगा। पहला एक्सरसाइज जो है तुम्हारा इसी के राउंड है। चलो देखते हैं जरा, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ये सब तो लिख लोगे, ठीक है, ये सब भी हो गया। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है, विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, देखना कैसे बनाना। बोल रहा है कि एक एंगल फाइंड करो जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा हो, 24 ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे x, ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। क्या करेंगे, लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x। एंगल मेरा क्या है x। अंशु बताओ जरा, इसमें कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है, कौन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में। तो एंगल तो तुमने x मान लिया, ठीक है, तुम ही बताओगे कॉम्प्लीमेंट कितना होगा।
अगर एंगल एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट कितना होगा तुम बताओ? 90 माइनस 24। एंगल एक्स ना है मेरा, एंगल क्या माने हैं? एक्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। अभी तो समझा करके आए, वहां पर देखो। और कॉम्प्लीमेंट एक्स, एंगल एक्स लिए थे तो कॉम्प्लीमेंट क्या बना था? 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट एक्स लेंगे तो सप्लीमेंट कितना बनेगा? 180 माइनस एक्स। ठीक है। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना? 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाओ, एक तरफ x लिख दो, एक तरफ 90 माइनस एक्स लिख लो। अब क्या क्या बोल रहा है जरा फिर से पढ़ो, पढ़ो अंशु। विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब बताओ। एंगल ज्यादा है कि कॉम्प्लीमेंट ज्यादा? पहले तो ये बताओ। कैसे पढ़ रहे हो? इंग्लिश आता है ना? हम बार बार बोल रहे हैं कि दिक्कत जो है ना मैथ में तो कम है, इंग्लिश में आप लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है। बचपन से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी कौन बड़ा है? एंगल ना। साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। उस एंगल को का मेजर बताओ, ठीक है, यानी कि माप करके बताओ। क्या भाई माप बताओ? विच इज 24 मोर देन, जो कि 24 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट से जो 24 ज़्यादा है। तो एक तरफ एंगल हो गया, अभिनव इधर रखना, एक तरफ एंगल हो गया, एक तरफ कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन ज़्यादा है दोनों में? हैं? अरे अभी इतना समझाएं, एंगल ज़्यादा है ना। तो क्या हाल है तुम लोग, क्या करेगा भगवान? एंगल ज़्यादा है। एंगल कितना ज़्यादा है सुनो? 24 ज़्यादा है। हम बीच में इक्वल टू का साइन देना चाहते हैं, बस समझो, ठीक है। ये 24 ज़्यादा है, तभी तो इक्वल नहीं है ना। दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो हमको 24 किसको देना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट को। अगर हम तुमसे 24 ज़्यादा हैं, ठीक है, और सोनू के पास 24 रुपीज़ हैं, और सोनू चाहता है कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, हम 24 तुमसे ज़्यादा, सोनू को पैसा किसको देगा? तुमको देगा ना। बकलोला, हमको देगा तो हमको और 48 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी 24 ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि दोनों इक्वल हो जाए, तो इसको क्या करेंगे और 24 दे देंगे। और नहीं तो इसी में से क्या करेंगे? 24 माइनस कर लेंगे, बात बराबर है। अगर हम इधर माइनस भी कर दें तो भी वही बात है, जो ज़्यादा था उसमें से माइनस कर दिए, ठीक है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात सेम ही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको सोल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इधर एक्स है, इधर एक्स है, उस इसको इधर लेकर के आओ। कितना? समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं सप्लीमेंट पर। लिखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री, which is 32 degree less than its supplement, which is 32 degree less than its supplement। इधर सुनो, अंशु बना, तो आज का भी होमवर्क जो ऑनलाइन छाप करके लेकर आ जाएगा हैं? इधर मूव बंद, लेट द एंगल बी एक्स। कंपेरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? एंगल और उसके सप्लीमेंट में, तो उसका सप्लीमेंट पहले निकाल लो, देन इट्स सप्लीमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक तरफ x लिख दो, एक तरफ 180 माइनस एक्स। अब इन्हों क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है कौन बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट बड़ा है कि सप्लीमेंट बड़ा है, सॉरी एंगल बड़ा है कि सप्लीमेंट बड़ा है? हाँ, सप्लीमेंट। अच्छा, और इसमें और क्या पता चल रहा है? क्या 32, यानी कि एंगल जो है सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है। इसका मतलब ये ना हुआ, इतना अंग्रेजी आ रहा है ना। ठीक, तो भगुआ का सबसे बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके बाद भी हाल है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, उस एंगल को बताओ जो कि अपने सप्लीमेंट से कितना कम है, 32 डिग्री। यानी कि एंगल ये है, सप्लीमेंट ये है, और एंगल कितना कम है, 32। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, तो ये 32 किसको देंगे? एक मिनट, एंगल को क्यों देंगे? दोनों में कम कौन है? एंगल कम है ना, तो जो कम रहेगा उसी को ना देंगे। कितना कम है? 32। इसको और दे देते हैं 32। अब इसमें भी दिक्कत है तो फिर भैया अब हम क्या बोलें। क्या यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स और माइनस उधर से आएगा तो प्लस 2x इक्वल्स टू कितना? इसको माइनस करो 148, तो x इक्वल्स टू, ठीक है, कोई दिक्कत? एक्सरसाइज 7A बनाना शुरू करना। हाँ 7A